तो चलिए दोस्तों, यहाँ जब भौतिकी विज्ञान को शुरू करते हैं ताकि आप लोग के लिए ये आसान हो सके और आप लोग इसे कंप्लीट कर सकें, क्योंकि इसमें ज़्यादा अब नहीं है। सब जितने भी इसमें लेसन है वो सब 20-25 क्वेश्चन है, तो इसको हम जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ रहेगा आपका कि एक मिनट। तो वो प्रकाश और प्रकाश की से, ठीक है, तो उत्तल लेंस ये सब है। तो बात है कि किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक छोटी वस्तु रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ ये बताया जा रहा है। तो यहाँ जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा सी लेंस के दाईं ओर अनंत पर बनेगा, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आप, तो लेंस के दाईं ओर अनंत पर बनेगा उत्तल लेंस द्वारा। यहाँ क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की स्थिति का प्रतिबिंब का निर्माण जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के एफ और 2f के मध्य है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं बड़ा होता है, और 2f पर है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के समान आकार की होती है। यदि 2f से दूर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं छोटा होता है, ठीक है। तो यही बात करें अनंत पर स्थिति वस्तु लेंस के फोकस से पर प्रतिबिंब बनेगी। चलिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन आते हैं। यही बात है कि उस परिघटना का नाम बताइए जिसमें प्रकाश के पथ में रखी एक अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो जाती है और जहां प्रकाश की प्रवृत्ति सरल रेखा में चलने की बजाय उसके चारों ओर मुड़ने होती है। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या बोल रहा है। प्रकाश के विवर्तन के उदाहरण कि प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों के चारों ओर मुड़ना, संकीर्ण स्लिट या फिनहोल से गुजरना, या कोहरे या धुंध के माध्यम से प्रकाश का अवलोकन करना, या अपवर्तन कोण क्या बोल रहा है कि अपवर्तित प्रकाश और सतह के अभिलंब के बीच का कोण, आपतन कोण आपतित प्रकाश और सतह के अभिलंब के बीच का कोण। चलिए यहाँ भौतिक माध्यम देखते हैं। भौतिक माध्यम और उनके अपवर्तनांक के संबंध में गलत युग्म की पहचान करना है। तो गलत युग्म की पहचान आपका बेंजीन 2.42 ये आपका हो जाएगा, क्योंकि किसी प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक एक आयामहीन संख्या है जो उस माध्यम की प्रकाश को मोड़ने की क्षमता का संकेत देती है। तो कुछ भौतिक माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक बेंजीन का 1.50 है, सिंधा नमक का 1.54 है, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 और घने चकमक पत्थर का जो है कांच का 1.65 है, हीरा का 2.42 है, क्राउन ग्लास का 1.52 है, तारपीन का तेल का 1.47, जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36, फ्यूड क्वार्टर का 1.46, वाई का 1.003 है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बताते हैं आपको कि बोल कह रहा है कि किसने यह प्रस्तावित किया है कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है जो अपनी गति की दिशा के लंबवतः संचरण करती है। तो यहाँ आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ बता दें आपको। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा आपका ह्यूजेंस, ठीक है। ह्यूजेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में यात्रा करता है जिसमें कि तरंगाग्र गति की दिशा में लंबवतः होते हैं। इसके विपरीत न्यूटन के प्रकाश के कर्णिका सिद्धांत का समर्थन किया है। तो वही नेक्स्ट यहाँ क्या बोल रहा है कि द्विफोकसी लेंस का कौन सा भाग निकट दृष्टि सुगम बनाता है। तो उत्तल लेंस वाला निचला भाग यहाँ आपका जो है बनाता है। चलिए यहाँ नेक्स्ट आते हैं कि एक अवतल गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था। तो निर्मित प्रतिबिंब की क्रमशः स्थिति का आकार प्रकृति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका जो है आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो आंसर हो जाएगा कि अनंत पर है, अत्यधिक विवर्धित, वास्तविक और उल्टी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं सात के यहाँ। चलिए यहाँ है कि प्रकाशिकी में कौन सा शब्द लेंस के डायाफ्राम के खुलने का संदर्भित करता है जो स्थानीय रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित है। तो ये आपका हो जाएगा एपर्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ क्या बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश का उदाहरण आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का उदाहरण क्या है। तो चलिए देखते हैं श्वेत प्रकाश का यहाँ उदाहरण जो आपका हो जाएगा बहुरंगी प्रकाश हो जाएगा, ठीक है।
तो मरकरी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सब है। और मोनोक्रोमेटिक प्रकाश में केवल एक विशिष्ट रंगधारी होता है। नाइन्थ आते हैं कि 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार किया था जिसने प्रकाश को एकत्रित करने के लिए एक सामान्य लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया था, जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंगीन मिश्र उत्पन्न करती है। तो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परावर्ती दूरदर्शक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बिना किसी दृष्टि दोष वाले एक युवा वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो ये आपका होगा 25 सेंटीमीटर। और यहाँ 11 क्या बोल रहा है कि VIBG बोलते हैं विबग्योर क्यों कि किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम यहाँ आपका हो जाएगा कौन, तो लास्ट में आपका कौन है, आर। तो आर है तो मतलब रेड है मतलब लाल है। ठीक है, और अधिक रहती तो आपका यहाँ भी होता। ठीक है, कौन बोल रहा है, रेड के प्रकाश की ऊर्जा। ठीक है, इसमें प्रकाश के दृश्य रंगों की तुलना में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य और सबसे कम ऊर्जा होती है तरंग दैर्घ्य जो क्रमिक श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी है। और बैंगनी रंग की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और आवृत्ति यह प्रति सेकंड एक बिंदु से होकर गुजरने वाली तरंगों की संख्या को संदर्भित करती है। तो बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, और श्वेत प्रकाश में 7 हैं रंग हैं, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, ये सब है आपके। नेक्स्ट क्या चलते हैं कि जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं। आप देखते होंगे यदि दोपहर हो गया, धूप में से आते हो तो आप, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे कि आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है, इसी कारण। ठीक है, तो यहाँ चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कुछ जानकारी ले लेते हैं। आँखों के अलग रंग होता है। नेत्र गोलक या आकार गोलाकार है जिसका व्यास 23 mm में है। लेंस और रेटिना के बीच में कच्चाभ द्रव मौजूद होता है। रेटिना में जो है तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें होती है। कॉर्निया नेत्र का सबसे सामने वाला पारदर्शी आवरण है और प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से मानव नेत्र में प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात तेरा क्या बोल रहा है कि G+2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो ये होगी 40 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, या 14 क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण जो हो गया आपका द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा रहता है। तो आभासी और सीधा रहता है। उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है इसको। चलिए अवतल दर्पण पे आते हैं कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है। तो अनंत पर है, सी पर अत्यधिक छोटा है, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि 16 कि यदि u वस्तु की दूरी भी प्रतिबिंब की दूरी और f गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है तो दर्पण सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक है। तो हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको बता दिया गया है कि u के बराबर वस्तु की दूरी, v के बराबर प्रतिबिंब की दूरी और f के बराबर गोलीय दर्पण। श्वेत प्रकाश का उपयोग उसके घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब अपवर्तन क्या है, एक तरंग पुनर्निर्देशन होता है। ये आपको क्या है कि पढ़े होंगे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपवर्तन अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट है कि बाथरूम के शीशे, झील और चश्मे की चमक पर प्रतिबिंब किस प्रकार के प्रतिबिंब के कारण जो है, प्रतिबिंब जो है किस प्रकार के प्रतिबिंब के कारण होता है। तो ये आपका नियमित परावर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 क्या है कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग दैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंग दैर्घ्य समुद्र में पानी की अणुओं के द्वारा अवशोषित होती है। तो पीला आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 पर आते हैं, सॉरी 20 पर
कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है, तो समतल दर्पण आंसर है। चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं। इक्कीस क्या बोल रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो यही बात करें तो सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज जो 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अटेंडेंट प्रभाव कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना है। चलिए यार नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि एक दूसरे से सममित रूप से 120 डिग्री पर झुके हुए दो दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों की कुल संख्या, तो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ ख़त्म हो गया ये आपका। अब उष्मा और उष्मा गतिकी पे अब आते हैं। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब भौतिकी ज़्यादा नहीं है, आप ये जल्दी कंप्लीट हो सकता है। तो यह बात करें उष्मा और उष्मा गतिकी पे आ गए तो कैलोरीमीटर एक अच्छी तापीय चालकता वाली पतली शीट से बना एक छोटा सा कंटेनर है, तो ये आंसर हो जाएगा तांबा की पतली शीट से बना एक कंटेनर है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट यहाँ बात अब 24 पे करते हैं, जो सीरियल में ये पूछा गया था, तो सीरियल का सिलेबस है तो सही है। तो चलिए, तो यहाँ 24 है कि एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच के अंतर के तापमान को कहा जाता है दैनिक तापमान कहा जाता है। ठीक है, तो यही चलते हैं। मिट्टी के घड़े मतलब मटका में पानी से अधिक ठंडा रहने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ये पूछा जा रहा है यहाँ। तो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका सी, पर्यावरणीय जलवाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करती है, ये आपका गलत है। यही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि 59.4 में कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा बी 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 27 क्या बोल रहा है कि वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है, तो अभिवहन कहा जाता है। चलिए यहाँ बात करें खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा स्पीड रोस्टिंग। चलिए 29 आते हैं कि 1931 में ऊष्मागतिकी का 0वां नियम शब्द किसने दिया था, जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं तो वे आपस में भी साम्य में होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ हो जाएगा रॉल्फ एच फाउलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं। 29 होंगे आपका, तो 30 पे आते हैं कि त्रिक बिंदु को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यहाँ बोला जा रहा है। तो त्रिक बिंदु को आप परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ डी जो आपका दिया हुआ है इससे प्रभावित कर सकते हैं, मतलब कि डी आंसर है कि तापमान और दाब की स्थिति जिसके तहत किसी पदार्थ के गैसीय द्रव और ठोस चरण समावस्था में मौजूद हो सकता है। तो पानी का त्रिक बिंदु जो है 273.16 केल्विन है और डिग्री सेल्सियस में 0.01 डिग्री सेल्सियस तथा 32.02 डिग्री फ़ारेनहाइट और 611.7 पास्कल का दाब है। वही 31 में आते हैं कि किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ जूल। ठीक है, चलिए यहाँ 32 पे अब आते हैं। 32 क्या बोल रहा है कि तनन या संपीड़न प्रतिबल को क्या कहा जा सकता है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल यहाँ इसको आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं। 33 क्या है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका दिखाते हैं। तो आंसर डी है, विकिरण के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं होती। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु आपका 212 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, चलिए 35 क्या बोल रहा है कि
कि इसमें जो है ऊष्मा का एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है, तो आंसर ऊष्मागतिकी हो जाएगा आपका। 36 क्या बोल रहा है कि तापीय विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों से अधिक लंबा होता है, तापीय के कारण। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। एफिल टावर जो है 6 इंच तक लंबा हो जाता है। तरल यांत्रिकी में आ गए हैं, आपका कंप्लीट हो गया 2 लेसन। तो चलिए, तरल यांत्रिकी क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक सिद्धांत की खोज की जो बताता है कि किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। चलिए 38 क्या बोल रहा है, 38 पे आते हैं। 38 क्या है कि 1851 में जो है किसने श्यानता को अपने नियम के साथ एक श्यान द्रव के माध्यम से एक छोटे से गोले के वेग का वर्णन करते हुए द्रव यांत्रिकी की खोज की है। तो आंसर यहाँ आपका हो जाएगा आपका बी, जॉर्ज ग्रेवियल स्टोक्स ने। ठीक 49 है कि निम्नलिखित में से किसने नियम में कहा गया है कि उप सतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज स्थिति और द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है और यह एक नियत मान के बराबर होती है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा डेनियल बर्नौली। ठीक है, चलिए यहाँ 40 पर आते हैं कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है या उत्क्रम प्रासरण। ठीक है, वही निस्पंदन क्या हो रहा है कि यह फिल्ट्रेशन है, द्रव या गैसीय तरल पदार्थ में से ठोस घनों को हटा देता है। चांदी का अपेक्षित घनत्व जो है कितना होता है, तो 10.8 होता है। चलिए यहाँ बात करते हैं विद्युत धारा पे आ गए हैं, वो कंप्लीट आपका हो चुका है। विद्युत धारा उसके प्रभाव, तो प्रत्येक समान प्रतिरोधक क्षमता R वाले 4 प्रतिरोधकों को अलग अलग संयुक्त प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए विभिन्न संभावित तरीकों से या समानांतर दोनों क्रम में जोड़ा जाता है। तो सभी 4 प्रतिरोधकों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ आपका हो जाएगा सी, QR होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 43 कि लघुपथन शॉर्ट सर्क्यूटिंग को रोकने के लिए विद्युत इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन को जो है कितने की फ्यूज की आवश्यकता होती है, 5A की होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है 44 यहाँ बोल रहा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किसकी दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है, तो विद्युत धारा की ओर निर्देशित किया जाता है। 45 क्या बोल रहा है कि यदि एक छड़ चुंबक को एक डोरी से लटका दिया जाए तो उसके उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित होगा, यहाँ ये आपको बताना है। तो आपका जो है इसमें आंसर आपका हो जाएगा उत्तर की ओर इंगित होगा। ठीक है, चलिए 46 की यहाँ बात करते हैं। एन फेरो वाली एक वृत्ताकार कुंडली एक फेरो द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में कितना गुना बड़ा क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो एन। 47 क्या यहाँ बोल रहा है कि एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर ए मीटर की रीडिंग घटकर क्या हो जाती है, तो आधी हो जाती है। धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र बल के कारण सुई विक्षेपण का उपयोग करके धारा प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट यहाँ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 1 एम्पियर का मान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए बराबर 1c/सेकेंड, मतलब 1 कूलम बराबर सेकेंड है। ठीक है, 1 कूलम/सेकेंड का यहाँ उपयोग किया जाता है। चलिए 50 में क्या है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण की पहचान कीजिए। तो बी आ जाएगा धारा नियंत्रक, आंसर हो जाएगा। 51 पे बात करते हैं कि किसको आमतौर पर ग्रीक अक्षर P द्वारा दर्शाया जाता है, क्या विद्युत प्रतिरोधकता द्वारा। 52 कि
कि इनमें से कौन सा विद्युत सबसे खराब चालक है? आसुत जल सबसे खराब चालक है। चलिए 53 क्या बोल रहा है कि किस धात्विक तत्व को उसके प्रबल आकर्षण के कारण लौह चुंबकीय कहा जाता है? तो आयरन। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे देखते हैं। 44 है, सॉरी 54 कि पूर्व की ओर प्रज्वलित एक आर्गन धनात्मक आयन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दक्षिण की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपका ऊपर की ओर रहेगा। वही बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हुए यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है तो चालक ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ जाता है तो विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है? ये आपको यहाँ बताया जा रहा है, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। 56 क्या है कि यहाँ विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये आपके कार्य करेंगे क्रमशः फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम पर कार्य करते हैं। चलिए 57 क्या बोल रहा है कि क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, तो ये किताब आप अपने पास रखे रहिएगा, नहीं तो आराम से सुनते रहिए। 58 क्या है, और PDF नहीं तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। 58 क्या है कि 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया था कि जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का प्रतिरोध करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका हेनरी फ्रेडरिच लेंज। कूलॉम में आ गए कि कूलॉम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य यही आपका एक सही है। चलिए यहाँ 60 क्या बोल रहा है, 60 पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार फ्रेडरिक विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में के समय साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होती है? तो आंसर है फ्राडे का नियम हो जाएगा आपका। 61 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से एक कूलॉम ए जो है विद्युत धारा में निहित इलेक्ट्रॉनों की उचित संख्या? तो 6.25 इंटू 10⁻18। 62 क्या है, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? तो नाइक्रोम की। यह धारा के प्रवाह का विरोध करने के लिए किसी पदार्थ की प्रतिरोध क्षमता का माप है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात कर देते हैं कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक प्रभावी है? तो डी आंसर हो जाएगा स्टील। तो 64 पे आते हैं कि वही नेक्स्ट है कि यदि यहाँ बात करें कि यदि आपका 3, 4, 5 और 6 प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो चारों प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? ये बोला जा रहा है। तो यहाँ आपका जो है 18 हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा यहाँ प्रतिरोध, तो तीनों यदि आप चारों को जोड़ दें तो आपका ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और 65 है कि यदि जब आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को कब जो है प्रबल पाएंगे यहाँ बोला जा रहा है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है मतलब प्रतीक बी या एच मानक टेस्ला, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है तो जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होगी। 1 मिनट। 66 आते हैं। 66 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो चांदी यहाँ आपका सुचालक है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्विच का। वही 68 में आते हैं
कि सही कथन की यहाँ जो है पहचान करनी है आपको कि इसमें सही कथन कौन है। तो सही कथन आपका हो जाएगा तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, यही आपका सही हो जाएगा। 69 पे आते हैं कि 18 वोल्ट की बैटरी को जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3A विद्युत धारा लेता है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। तो 6A आपका हो जाएगा, इसमें 6 प्रतिरोध हो जाएगा। विभव 18 वोल्ट, धारा 3A, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं V का हो गया विभव हो गया, R का प्रतिरोध इंटू I धारा हो जाता है। तो प्रतिरोध बराबर हो जाता है विभव बटा धारा, तो ठीक है। तो 3 बटा आपका 18/3, तो 6 प्रतिरोध। 70 क्या है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। 71 पे आते हैं कि यदि Q शुभ आवेश और T समय है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो यहाँ I बराबर बताना Q/T हो जाएगा। 72 यहाँ आते हैं कि किसका नियम बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि में प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। 73 क्या बोल रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध के सटीक मापन के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 4 प्रतिरोध की व्यवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 74 कि फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ इनमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। 75 की बात करते हैं कि परमाणु तथा अध्रुवीय अणुओं में कोई विधुर घूर्ण क्यों नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश असममित रूप से वितरित होता है। 76 क्या बोल रहा है कि दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो यह घटता है। कि 6 विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C के आवेश को स्थानांतरित करने में क्या किया गया कार्य जो है 24 जूल का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ आप देखते हैं, अब जल्दी ही कंप्लीट ये होने वाला है आपका। तो यहाँ नेक्स्ट क्या बोल रहा है 78 की इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या होती है। तो एलिमेंट ये होती है। और वही बात करें विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा क्या दर्शाती है, ऋणात्मक टर्मिनल दर्शाती है। और 80 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ जो है आपका सी सही है कि किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, ये आपका यहाँ सही है। वही 81 में है कि द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है। तो 0 होता है, ठीक है। तो बल और दाब पे आते हैं। पिंड का त्वरण जो है ज्ञात करना है आपको, जो 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक त्वरित हो जाती है। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का सूत्र आपको जो है पता होना चाहिए। त्वरण का सूत्र क्या है तो आप देख सकते हैं। तो त्वरण आपका ये हो जाएगा, त्वरण हो जाता है। भी आपका होता है अंतिम वेग जो होता है वो होता है, और यू होता है आपका शुरुआत वाला वेग, और टी आपका टाइम हो जाता है। तो मतलब कि त्वरण बराबर हो गया अंतिम का वेग माइनस शुरुआत का वेग और टाइम, ठीक है। चलिए यहाँ आप दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। जब हो गया तो ये कंप्लीट करनी है। टाइम आपका 2 सेकंड ये बनाया हुआ फार्मूला में है। वो यही नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला की गति जो होती है वो वक्रीय होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाला गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव और छोड़ने के प्रारंभिक कोण के कारण एक वक्र प्रक्षेप पथ का अनुसरण करता है। वक्रीय गति से तात्पर्य एक कण की एक घुमावदार पथ पर गति करने से है। तो आवर्ती गति नियमित अंतराल में दोहराई जाने वाली गति है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना है, हो गया आपका ये आवर्ती गति। नेक्स्ट है 84
गति और उनके उदाहरणों के संबंध में गलत युग्म को यहाँ जो है आपको पहचानना है। मैं ये जो गति है उदाहरण सही है कि नहीं ये आपको पहचानना है। तो बोल क्या रहा है कि गलत कौन है, ठीक है। तो स्थानांतरीय गति चट्टान से जो गिर रही है तो वो स्थान से जाकर नीचे जो लुढ़क रही है ऐसे ऐसे ऐसे, वो आपका हो गया सही है। आवर्त गति तो घड़ी की सुइयाँ आवर्त ऐसे चलती रहती हैं, वो हो गया आवर्त गति आपका हो जाएगा। और दोलन गति मतलब सूर्य नहीं, ये नहीं होगा। दोलन गति आपका हो जाएगा कि निश्चित बिंदु से आगे पीछे ऐसे ऐसे होते रहता है ना, वो आपका ठीक है। जैसे आप पेंडुलम हो गया, ये हाँ दिया हुआ है, ये सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 85 है कि जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है। यहाँ ये बोला जा रहा है तो दो विपरीत है तो वो वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल दो बलों के बीच का अंतर कहलाता है। चलिए यहाँ 86 है, तो वही 86 में आते हैं कि कौन संबंध जो है सही है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। एफ बराबर एम ए में न्यूटन के दूसरे नियम को जो है एफ बराबर एम ए के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल मतलब बल एफ हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान मतलब एम और उसके त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका अर्थ है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसे गति देने के लिए उतना ही अधिक बल लगाना होगा, और जितना अधिक बल होगा वस्तु का त्वरण उतना ही अधिक होगा। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। चलिए 87 पे आते हैं। 87 कि कौन सा बल पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ ए आंसर हो जाएगा, बल वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा सकता है, ये आपका लागू नहीं होता। बल केवल गति आकार और गति की दिशा बदल सकता है, द्रव्यमान नहीं, ठीक है। 88 पे यहाँ आते हैं। 88 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है। तो जड़त्व का उदाहरण आपका ये आपका तो है अचानक आना, ये सब न्यूटन की गति आपको पता ही, किसी वाहन अचानक ब्रेक लगाना, ये शायद नहीं होगा, डी नहीं है आपका, ठीक है। न्यूटन का गति का पहला नियम जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और जब तक कोई वस्तु किसी बाहरी का बल द्वारा प्रभावित न हो तब तक स्थिर का एक समान गति में रहेगी। जड़त्व शरीर की अपनी अवस्था में होने पर परिवर्तन में प्रतिरोध है। विश्राम का जड़त्व का अर्थ है कि एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न कार्य करे, ठीक है। तो वही आपका, और उसमें क्या था कि अवस्था विराम में थी डी में, इसलिए वो नहीं था आंसर। 89 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल केवल किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगाया जा सकता है। वस्तु के संपर्क पर ही आने में लगाया जा सकता है, यहाँ ये बोला जा रहा है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा, घर्षण बल को दो सतहों के बीच में उत्पन्न बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक दूसरे के संपर्क में, मतलब ये आपका घर्षण बल हो जाएगा। सीधी सड़क पर 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गति करती हुई एक बस 2 मिनट में अपनी चाल 70 किलोमीटर पर घंटा के तक बढ़ा देती है। तो बस का औसत त्वरण जो है आपको यहाँ बताना है। तो त्वरण का आपको फार्मूला आपको बताए थे, आपको शायद याद हो या न हो, लेकिन अब हम बताते हैं ज़रूर है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर घंटे। तो त्वरण का क्या था, चलिए दिखाते हैं। ए बराबर आपका क्या था, v माइनस यू बटा ए सॉरी टी, टाइम ये था ना आपका, मतलब अंतिम वेग माइनस शुरुआत का वेग और टाइम समय, तो उसी के अनुसार बनाना है। तो अंतिम वेग कौन था वहाँ 70 किलोमीटर है पर घंटा है, तो आपको 70/60 देना होगा घंटा के अनुसार, मिनट में निकालना है तो, ठीक है। यू ये सब ये इससे निकाल के हो गया था आपका। 91 है कि दाब की मीट्रिक इकाई क्या है जो 0.986 ATM के बराबर होता है। तो बार 92 कि एक आनंद दल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं नियमित गति से गतिमान रहती है। तो गैलीलियो ने। चलिए नेक्स्ट यहाँ है CPU के में पूछा गया है कि किसी वस्तु को किसी अक्ष के परिध घुमाने वाले बल के माप को आप जो है क्या कहेंगे। तो जिसका आंसर आपका हो जाएगा बलाघूर्ण कहेंगे। यही नेक्स्ट है कि एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को
किस रूप में जाना जाता है? आवेग के रूप में जाना जाता है। पृष्ठनाव सब क्या बोलना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कुछ हार्ड, फिजिक्स आप एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ रहे हो तो इसलिए इस पर क्या बात करना है। यही 95 में आते हैं कि 1600 के दशक में किस नियम को यह वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था कि जब किसी सीमित तरल पर कोई बल लगाया जाता है तो वह बल सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, चाहे पात्र का आकार कुछ भी हो। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पास्कल का नियम। चलिए 96 पे आते हैं कि पोस्ट टेंशनिंग की उपयुक्तता के लिए अच्छी क्या होती है, तो ये लॉन्ग स्पैम जो है अच्छी होती है। तो पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट को मजबूत करने के लिए एक तकनीक है जिसमें कंक्रीट डालने से पहले प्लास्टिक नलिकाओं को अंदर प्रीस्ट्रेसिंग स्टील केबल को फॉर्म में रखा जाता है। 97 पे आते हैं कि उस विकल्प का चयन करना है आपको कि जो ए और आर मतलब दोनों सही है कि नहीं ये बताना है। तो ए क्या बोल रहा है कि एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है, और आर बोल रहा है कि जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। तो यहाँ आंसर आपका बता दें तो आंसर आपका जो है वहाँ हो जाएगा डी। कथन ए और आर जो है दोनों सत्य है, ठीक है। 98 में आते हैं कि दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति का गुण प्रदान करता है, तो समीकरण में भी क्या है, तो ए बराबर भी बटा आर, यहाँ दिया हुआ भी स्क्वायर बटा आर, तो भी जो है आपका चाल हो जाएगा आंसर, चाल गति। 99 कि केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है, तो अभिकेंद्रीय नाम है। केंद्र की ओर जो लगता है वो भी केंद्रीय नाम है उसका। यहाँ 1000 पे आ चुके, मतलब 100 हैंड कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को आप जड़त्व की गति जड़त्व का नियम कहेंगे। 101 है कि किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल मतलब कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का कहा जाता है, यहाँ ये बोला जा रहा है आपको। तो यहाँ आंसर जो है आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टैटिक घर्षण। स्टैटिक घर्षण यहाँ हो जाएगा, ठीक है। वह बल जो किसी वस्तु को स्थिर रखता है वो आपका स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। गतिज घर्षण क्या है कि यह एक ऐसा बल है जो गतिमान सतहों के बीच कार्य करता है। और अभिकेंद्रीय बल हो गया कि घर्षण बल अभिकेंद्रीय बल की आपूर्ति करता है और संख्यात्मक रूप से इसके बारे में होता है। 102 कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाएगा, तो स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। 103 पे आते हैं कि घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, तो स्नेहक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ है कि वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वायु दाब के समय जो है सही है आपका, वायु हमेशा उच्च दाब के क्षेत्र में निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गमन करता है। चलिए 105 कि एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है, यदि गेंद का वेग दुगना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा, तो 3000 है तो नया संवेग दुगना होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 106 निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है, यहाँ बोल रहा है, तो यहाँ नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ये फर्स्ट जो है ना, क्रिकेट के खेल के कैच लपकने के पहले गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे जो पीछे की ओर खींचता है, ये तीसरा नियम यह बताता है। ये नहीं होगा कि तीसरा नियम क्या बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत जो प्रतिक्रिया होती है वो बताता है। जैसे कि बी में देख लेते हैं क्या है। तीसरा नियम है ये कि फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम जो खिलाड़ी टकरा कर चोटिल हो जाना, मतलब अब पैर से मारते हो फिर पैर को वापस करते हैं और चोटिल होती होंगे, फिर नाविक जो है आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव को पीछे की ओर कर हो जाना। गोली लगने वाला त्वरित बल जो है बंदूक का वो लगा दोगे तो बंदूक पीछे की ओर आता होगा, वो आपका आता है। तो यही 107 आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा घर्षण सही क्रम में है, तो आगे स्टैटिक हो जाएगा, फिर सर्पी हो जाएगा, फिर घूर्णन हो जाएगा, ठीक है। 108 आते हैं कि जड़त्व के बारे में सही कथन का जो आपको यहाँ
पहचान करना है कि सही कथन कौन है। तो यहाँ हो जाएगा कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा वही जड़त्व उतना ही अधिक होगा। बात है कि आप लोग के कहने पे पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन अभी क्या बोला, लेकिन फिर भी कंप्लीट करवा देते हैं। सोच रहे हैं कि सर्दी हो गई है जो, जिसके कारण हो नहीं पा रहा है। किसी वस्तु की गति जो है कि कितने केवल बढ़ रही है घट रही है कितनी होती है यदि उसका वेग स्थिर हो तो वो एक समान रहेगी। चलिए 110 पे आते हैं कि समय ग्राफ किसी वस्तु के चाल को दर्शाता है। दूरी जो है, दूरी समय ग्राफ वस्तु के चाल को दर्शाता है। 111 कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारे द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध की जो है व्याख्या करता है। तो आंसर न्यूटन की गति। 112 क्या बोल रहा है कि बल की सीमा 10⁻16 मीटर से कम की है तो ये आपका दुर्बल नाभिकीय है। ठीक है, बहुत छोटा है ये, और 10⁻13 रहा तो सापेक्ष शक्ति रहेगा। त्वरण जो है कि परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो ये वेग के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। चलिए, यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उस बल पर लगने वाले जो बल होते हैं, पूछ रहा है कि उसको जो है आप क्या कहेंगे। तो बल के कुल परिणाम, दोनों बलों के परिणाम का क्या होगा, अंतर, ये पूछ रहा था। चलिए 115 दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में परिनोद को किसमें विभाजित करते हैं, क्षेत्रफल में इससे विभाजित करेंगे। तो यहाँ आपका कंप्लीट हो चुका, ध्वनि पर आते हैं। तो ध्वनि को चलिए कंप्लीट करते हैं, जितना जल्दी हो जाए कि फिजिक्स सबका कंप्लीट ही हो जाए। तो ध्वनि जो CGL 2024 का है कि एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, लेकिन जिसकी आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज और तरंगदैर्घ्य 6 सेंटीमीटर है। तो आंसर 5 सेकेंड हो जाएगा। क्यों बताते हैं आपको कि 5 सेकेंड की आवृत्ति यहाँ जो दिया हुआ है आपका 5 किलोहर्ट्ज, जिसमें कि आपका जो है इसको हर्ट्ज में सिर्फ करें कंप्लीट तो 5000 हो जाएगा। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो मीटर में इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका जो है कर देते हैं आपको आगे। तो इसको आप हर्ट्ज में किए तो 5000, और यदि मीटर में इसको कंप्लीट किए तो 0.06 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और दूरी 1.5 किलोमीटर, मीटर में करें तो 1500 मीटर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए, तरंग की गति भी का फार्मूला आपका है कि आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। तो ये दोनों गुना कर लीजिए, इतना आ जाएगा। फिर तक दूरी है 150 मीटर, मतलब 1500 मीटर है, तो टोटल 300 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ 5 सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 117 यहाँ बोल रहा है कि कौन सी तरंग ध्वनि तरंग की गति के समानांतर दोलन करती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग यहाँ आंसर हो जाएगा। यांत्रिक तरंग में आते हैं तो इन तरंगों की यात्रा करने के लिए किसी माध्यम, ठोस, तरल, गैस की आवश्यकता होती है। 18 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। यहाँ बोल रहा है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न जो करता है, आंसर यहाँ आपका हो जाएगा कि जब ध्वनि परावर्तित होता है ना तब प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। 119 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक आपका एल्युमिनियम में रहेगा। अब देख सकते हैं ध्वनि की गति तो किसमें कितना है, यहाँ ये दिया हुआ है। जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति मीटर पर सेकंड में, तो एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड है। निकल का 6040 है। वही स्टील का 5960 है मीटर पर सेकंड। लोहा का 5950 मीटर पर सेकंड। पीतल का हो जाएगा 4700। तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का है। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं। तो यही 120 है कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपका सब सही है। मानव वाक भी सही है। आवृत्ति ये आपका सही नहीं है। निर्वात में संचालित होती है,
ये आपका सही नहीं, यांत्रिक तरंग है वो। चलिए 121, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के जो है ये वर्ग के समानुपाती होते हैं। 22 कि ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अकॉस्टिक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 123 कि यदि कोई वस्तु प्रति सेकंड 10 दोलनों का निष्पादन करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति किसके बराबर होगी? तो 0.01 के बराबर होती है। गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देती है, यह क्या दिखाता है? तो आंसर यहाँ हो जाएगा ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, ये दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो अभी थोड़ा सर्दी उर्दी है तो इस कारण हो नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी कर चुके हैं कुछ। 125 के बाद आपका रहेगा, ज़्यादा नहीं है, 247 क्वेश्चन है फिजिक्स में। तो चलिए और कुछ आगे रिकॉर्ड करते हैं। धन्यवाद, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।